नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली तीनों चैप्टर का मिली जुली जो प्रश्न है, मतलब तीनों चैप्टर का मिला करके जो प्रश्न है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। आज जो हमारा लेक्चर है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 है। मतलब जो हमारा ये बोधि टेक्निकल ऐप पे जो इस चैप्टर से संबंधित जो टेस्ट है प्रैक्टिस टेस्ट 2 उसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला है चौथा नंबर, विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए ईएलसीबी इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए फ्रिज है, कूलर है या वॉशिंग मशीन है, तो इसके जो इससे जो अर्थिंग जो आया ना, अर्थिंग पॉइंट जो आया है उसमें जो उससे जो कॉमन पॉइंट एक अर्थिंग है उसके बीच में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको जो उपयोग किया जाता है वो हमारा अर्थ दोष को उत्पन्न जो होता है उसको मतलब खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए फ्रिज है, उसमें आपका जो फेज है वो किसी कारण बस सट गया। अब सट गया, कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई बच्चे हैं वो जान नहीं रहे हैं, उसको छूने गए तो क्या होगा, उनको शॉक लग जाएगा। तो वो घटना नहीं हो इसलिए हमारा जो है ईएलसीबी इस्तेमाल किया जाता है। किसको दूर करने के लिए? अर्थ दोष को दूर करने के लिए। अर्थ दोष तो वही हुआ ना, फेज से जो अर्थ में हो गया, अर्थ हो गया, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ईएलसीबी का। ठीक है, निम्न में से कौन सा 250 वोल्ट से कम होता है? इसमें आपको समझना आता है, ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एलटी लाइन, लो टेंशन लाइन बोलते हैं। आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि जो 33 केवी टू 250 वोल्ट जो आता है ना, ये एलटी में आता है, एलटी में आता है। और 33 केवी से ज्यादा, 33 केवी से ज्यादा जहां तक होता है वो आता है एसटी में। आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एसटी लाइन होता है। ठीक है, 33 केवी से 250 वोल्ट तक जो होता है वो एलटी में आता है, लो टेंशन में आता है। ठीक है, और 33 केवी से जो ज्यादा रहता है 132, 220, 440, 665 जो वोल्ट होता है वो एसटी में आता है। अब उसी में एक ये एसटी को भी दो पार्ट में एसटी किया है, ईएसटी भी किया है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 25 जो सॉरी 250 वोल्ट जो है एलटी लाइन में आता है, लो टेंशन में। नेक्स्ट है, किस खंबे का कितना भाग समान भूमि में दबा जाता है? मान लीजिए एक खंबा है, आपको इसको क्या करना है, जमीन में गाड़ना है। क्योंकि आपको क्या करना है, ओवरहेड जो वायर है उसको खींचना है। तो इसका सिंपल रूल है कि मान लीजिए ये 60 मीटर का खंभा है, तो इसका 10 मीटर जो है ना जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब इसका जो कुल लंबाई, 10वां भाग नहीं, छठा भाग, खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग जो है जमीन में गाड़ना पड़ेगा, जमीन में डालना पड़ेगा। ठीक है, जो छठा भाग होगा ये जमीन के अंदर जाएगा। ठीक है, 60 मीटर का है तो 10 मीटर जो है वो आपका किसमें जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक ही खंभे पर वितरण लाइट या वितरण लाइन, स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो दोनों खंभा का पारंपरिक परास कितना, मतलब जो स्पेन है कितना रखेंगे, मतलब एक खंभा से दूसरे खंभा के बीच की दूरी कितना रखा जाएगा, परास कितना रखा जाएगा? इसका जो है 45 मीटर। इसको भी आपको याद करने की जरूरत है। कह रहा है कि मान लीजिए एक खंभा है, जैसे कभी ऐसा देखे होंगे, जनरली ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारा 11 केवी भी लाइन है और हमारा जो सर्विस लाइन है, जो स्ट्रीट लाइन है, वो भी उस पे है, दोनों का है। मान लीजिए यहाँ है, ये हो गया और ये भी है, ये हो गया 11 केवी और ये होगा 250 केवी, सॉरी वोल्ट। तो अगर दोनों है तो बोल रहा है कि खंभे के बीच का दूरी कितना होगा, तो 45 मीटर होगा। खंभे का बीच का दूरी कितना होगा? 45 मीटर। चलिए नेक्स्ट है,
थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तब जाहिर सी बात है थर्मल रिले है तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। थर्मल रिले है, ऑलरेडी इसका नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल रिले है तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। तो इसका आंसर है 18 का आंसर है बी। एक स्विचिंग उपकेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? स्विचिंग उपकेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको ऑप्शन से छांटना पड़ेगा। स्विच गियर गलत है, बैकअप उपकेंद्र गलत है, स्विच यार्ड ये सही है, स्विचिंग नेटवर्क ये भी गलत है। तो हमारा जो स्विचिंग उपकेंद्र होता है ना उसको स्विच यार्ड बोला जाता है। जैसे देखिएगा कि जो ऐसे बना हुआ है इसमें अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ना उसको स्विच गियर बोला जाता है। इक्विपमेंट जो लगा हुआ है उसको स्विच गियर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो है ना इसको इक्विपमेंट को स्विच गियर बोला जाता है, स्विच गियर, ठीक है। लेकिन जब इस यार्ड की बात कर रहा है, जो स्विचिंग केंद्र की बात कर रहा है, पूरा केंद्र की बात कर रहा है, तो केंद्र जब बात करेंगे तो स्विच यार्ड बोलेंगे उसको। यार्ड है वो किस चीज का? स्विचिंग यार्ड है वो। लेकिन जब इक्विपमेंट की बात करेंगे तो स्विच गियर बोला जाता है और उस यार्ड को बोला जाता है स्विच यार्ड बोला जाता है। इसका जो आंसर है सी। नेक्स्ट है, अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले परिचालित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है? अतिभार अवस्था में मतलब अगर ओवरलोडेड है तो विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले मतलब जो ओवर करंट रिले है, ठीक है, वो परिचालित नहीं हुआ, ऑपरेशन में नहीं आया, तो क्या रीजन हो सकता है? रिले की कुंडली की खुला पथ हो सकता है। रिले कुंडली जो होता है खुला पथ हो गई हो, मतलब जो रिले का कुंडली है वो ओपन हो गया है। रिले की रीड जंग में जाम हो गई है, ये भी हो सकता है भाई। जो उसका जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग हम कहते हैं, ये जंग में क्या हो गया है? जाम हो गया है, जंग से जाम हो गया है। रिले के एनसी संयोजन जो नॉर्मल क्लोज संयोजन जो होता है स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गए होंगे, ये भी हो सकता है कि हमारा जो एनसी कॉन्टेक्ट जो है, संयोजन जो है, नॉर्मल क्लोज जो संयोजन है, कभी कभी हीट होकर के क्या होता है वो जाम हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा डी होगा। उपरोक्त में से कई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकती है या सभी कारण हो सकती है, मतलब कोई भी एक कारण हो सकती है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकती है। तो इसका आंसर होगा डी। अब है 21 नंबर, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। फिर वही बात हो गया, लो टेंशन। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दो ट्यूबलर खंभों के बीच की रखी जाने वाली दूरी 50 से 80, ये भी आपको याद करने की जरूरत है, 50 से 80 मीटर होती है। पहले समझिए कि ट्यूबलर खंभा क्या होता है। पहले जो इस्तेमाल किया जाता था ना, देखिएगा बहुत पहले पुराने जमाने में क्या होता था, लकड़ी का खंभा इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे 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 हो गया कि जो आप रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे पटरी जो होता है, उसको इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आरसीसी इस्तेमाल किया जाने लगा। आज के डेट में जो प्रचलन है ना वो है ट्यूबलर खंभा का। ट्यूबलर खंभा देखिएगा ऐसे होता है, ऐसे करके, सॉरी ये ज्यादा तिरछा बन गया, ऐसे होता है, मतलब नीचे ज्यादा इसका रेडियस होता है, ऊपर में कम होता है, ऐसे होता है। इसी पर हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन बनाना है तो ट्रांसमिशन लाइन की योग बना देंगे। अगर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट लगाना है तो स्ट्रीट लाइट की क्षमता जितना पे ले जा सकता है उसके अनुसार हम खंभा का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली सबसे ज्यादा जो अब इस्तेमाल होने लगा है ट्यूबलर होता है। ट्यूबलर देखिएगा आप, स्ट्रीट लाइट है या ओवर ब्रिज है, वहां पर क्या हो, ट्यूबलर खंभा इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबलर मतलब ट्यूब टाइप का है, ट्यूब टाइप का ट्यूबलर है वो, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। इसका जो दूरी होगा ना, दो ट्यूबलर खंभों के बीच का दूरी जो होगा 50 से 80 मीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा और 50 से कम नहीं होगा, ठीक है, इसके बीच में होगा। आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं। किसी निम्न एवं मध्य वोल्टता सिरोपरि लाइन का कोई भी मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कोई भी के जगह पे जो है ना खाली स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खाली स्थान है। कोई भी खाली स्थान मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना। बोल रहा है कि जो मान लीजिए तार है, ये ग्राउंड है और ये जो लाइन है सिरोपरि लाइन है, ठीक है, उसका जो क्लियरेंस होगा ना ग्राउंड से वो कितना होगा, कम से कम 5.791 मीटर होगा।
ये आप याद कर लीजिए कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसका जो क्लियरेंस होगा ग्राउंड से 5.791 मीटर होगा कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी निम्न या मध्य वोल्टता सिरोपल्ली लाइन, जो ओवरहेड लाइन की बात कर रहे हैं, जो सर के ऊपर से जाता है, का कोई भी मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कितना 5.791 मीटर। ठीक है, इससे कम ऊंचाई पर नहीं, इसका क्लियरेंस ग्राउंड से होगा कितना होगा 5.79 मीटर होगा। ठीक है, 23 का आंसर है डी। अब नेक्स्ट देखते हैं 24। विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल प्रकार के खंभे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग बात अभी कर रहे थे ट्यूबुलर खंभा का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जो करते थे ओल्ड जमाना में किया जाता था, लकड़ी के खंभे इस्तेमाल किए जाते थे। फिर क्या हुआ था, उसके बाद रेल खंभे का इस्तेमाल किया, रेल लाइन जो होता है उसके खंभे का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर क्या हुआ आरसीसी, लेकिन आज के डेट में ना आरसीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्यूबुलर खंभा भी इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, ट्यूबुलर में क्या है ना, ट्यूबुलर में फायदा ये है कि वो थोड़ा खूबसूरत होता है, लुकिंग अच्छा लगता है वो देखने में। ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ भी क्योंकि ये जो बना होता है धातु का बना होता है, इसलिए स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है और साथ में लुकिंग भी बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े सिटी जो होते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करना होता है, वहां पे ट्यूबुलर खंभा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 24 का आंसर है सी। अब देखते हैं 25 नंबर। ट्रिपल शेड, 4 शेड लटके हुए इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल शेड या 4 शेड जो लटके हुए इंसुलेटर होते हैं, आप देखे होंगे कि ऐसे लटका हुआ इंसुलेटर है। ठीक है, इस इंसुलेटर का जो इस्तेमाल, लटके हुए इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन टाइम इंसुलेटर, सॉरी ये जो लटके हुए इंसुलेटर लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं सस्पेंशन, मतलब नीचे लटका हुआ है। और जो इस ढंग से रहता है ना इंसुलेटर, इस ढंग से जो इंसुलेटर रहता है ऐसे, उसको बोला जाता है टेंशन। ये क्या है, टेंशन में है, ये खींचा हुआ है, और ये सस्पेंशन में है, मतलब लटका हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ट्रिपल शेड, 4 शेड लटके हुए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो इसका जो आंसर है उच्च वोल्टता पारेषण लाइन में। कहाँ पे किया जाता है, हाई वोल्टेज जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, वहां पे उपयोग किया जाता है। तो इसका जो 25 का जो आंसर होगा वो होगा सी। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास हुआ यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस पे वैकेंसी भी अपडेट आते रहता है, जब भी वैकेंसी आता है, कैसे फॉर्म भरना है, उसका लास्ट डेट क्या है, कैसे एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, उस पर हम सारे चर्चे करते रहते हैं। तो आप बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप टाइम दे रहे हैं तो 2 मिनट और टाइम दे दीजिए। आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और बोधि टेक्निकल ऐप पे भी अवेलेबल है। ठीक है, और ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल आपको मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बता देना चाह रहे हैं। दोनों को खासियत, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करने से फायदा क्या है आपको, वो हम बताना चाह रहे हैं। आपको ऐप डाउनलोड करने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपको समय का बचत होगा, और जो आपको जिस प्रकार का वीडियो खोज रहे हैं ना, जिस लेवल का वीडियो खोज रहे हैं, वो बोधि टेक्निकल ऐप पे अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हम इस बात से इनकार नहीं करें कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जब भी आपको मान लीजिए आप जैसे मैग्नेट से संबंधित वीडियो खोजेंगे, तो देखिएगा जब मैग्नेट से संबंधित आप वीडियो खोजेंगे ना, तो 50 प्रकार का वीडियो दिखाएगा आपको। उसमें कौन सा आपके सुटेबल वीडियो है, आपके कोर्स से संबंधित वीडियो है, वो आपको समझने में 1 घंटा चला जाएगा। 1 घंटा जाएगा, और जब भी आप वीडियो ओपन करेंगे तो उस पर ऐड चलेगा, 10 प्रकार का ऐड चलेगा, बीच बीच में ऐड आएगा। ठीक है, तो आपको जो 1 घंटा 2 घंटा जो बर्बाद कर रहे हैं ना एक वीडियो देखने के लिए, जो 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है, वो भी आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा कि आपका कोर्स का है या नहीं है, तो वो उसका आपको बचत है बोधि टेक्निकल ऐप पे। इस चीज को आपको समझना होगा, वो टाइम का बचत है। इस पे ऐड नहीं आता है, इस पे ऐड नहीं चलता है। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन चार्ज 9 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया हम ले सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि एक साल में अगर 365 दिन होता है, अगर आप 1 घंटा भी बर्बाद करें तो 365 घंटा बर्बाद करें डेली का,
एक वीडियो खोजने में, ऐसे समझिए, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ रुपया पे करके, सिर्फ 9 रुपया, हो सकता है 49 रुपया पे करा रहे होंगे, तो ये पे करके आप उस जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, एक चीज और उसमें समस्या है, देखिएगा कि आप एक वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए मैग्नेट से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, सजेशन में ऐसा रील और ऐसा वीडियो आने लगेगा ना, पता चलेगा उस वीडियो की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। उस वीडियो को आकर्षित हो रहे, पढ़ना था क्या और पढ़ने लगे क्या, तो वो डिस्टर्बेंस से भी आप इस पे बचेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप ब्योधी टेक्निकल ऐप पे आइए, एक बार अच्छा लगेगा। बाकी और कुछ फ्री कंटेंट भी है, ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज ही लेना है, ठीक है। बहुत सारे फ्री कंटेंट हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार बोधी टेक्निकल पे आप आइए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू। चलिए आज इतना ही।